नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी का परचम लहराया है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत से विपक्ष को ऑक्सीजन मिलता नजर आया है। कई राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियों की सत्ता खिसकने के बाद बंगाल में भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता अपने नाम कर ले, लेकिन बंगाल की जनता ने दीदी को एक बार फिर सत्ता सौंपी है। ममता की इस जीत से उनका राजनीतिक कद भी बढ़ा है और विपक्ष के एक छत्र नेता के तौर पर उनकी दावेदारी मजबूत हुई है। तीसरी बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर ममता ने यह साबित कर दिया है कि राज्य में उनसे लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। ममता की बंगाल में यह लगातार तीसरी जीत है और इसी के साथ ममता ने यह साबित कर दिया कि बंगाल में दीदी का ही राज है। हालांकि इन सबके बीच दीदी नंदीग्राम गंवा चुकी है, लेकिन नंदीग्राम में गड़बड़ी की आशंका उन्हें लग रही है और इसी आशंका के चलते अब टीएमसी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी, जिससे वहां पर फिर से वोटों की गिनती हो सके। लेकिन इन सब के बीच आज शाम ममता बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करेंगी और मुलाकात कर टीएमसी की सरकार बनाने की पेशकश करेंगी। तो ममता की हैट्रिक लगी है। बंगाल के चुनावी समर में खेला हो गया। दीदी ने मारा मैदान, बंगाल बोला नो फॉर बॉर्डर। बंगाल ने फैसला कर दिया, बीजेपी का कमल आधा खिला। प्रचंड बहुमत जीता संग्राम, दीदी हार गई नंदीग्राम। बंगाल में दीदी की जीत नहीं बजा पाई अपनी सीट। नंदीग्राम में दीदी को दादा ने दी करारी शिकस्त। नंदीग्राम रिजल्ट से भड़के कार्यकर्ता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर किया हमला। बंगाल में दीदीगिरी रिटर्न्स। तो आपने देखा कि कैसे जीत का जश्न जो है वो मन रहा है और टीएमसी के जो समर्थक हैं उनका जोश काफी हाई नजर आ रहा है। इसके अलावा खेला हो बे लेकिन खेला हो गया। कल पटाखे फोड़कर जीत का जश्न लोग मनाते नजर आए। देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी पार्टी जीत का जश्न नहीं मनाएगी कोरोना काल को देखते हुए। हालांकि ममता बनर्जी जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने भी आकर यही वो अपील करती नजर आई अपने कार्यकर्ताओं से कि किसी भी तरह का कोई भी जश्न हम अभी नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो है इस कोरोना काल में इससे निपटने की। लेकिन टीएमसी समर्थकों का जोश काफी हाई दिखा। तो खेला हो बे और कल खेला असल तब हुआ जब ममता की पहले खबर आती है कि ममता नंदीग्राम सीट से जीत गई है, शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है। लेकिन खेला उस वक्त हुआ जब वापस नतीजे जो थे वो पलटे और पलट में ममता बनर्जी अपनी ही सीट नंदीग्राम हार गई और शुभेंदु अधिकारी ने वहां से विजय हासिल की। तो पटाखे फोड़कर कैसे जीत का जश्न मनाया गया है, ये इन तस्वीरों को भी आप देखें। लेकिन अब जो टीएमसी है वो पूरे इस मोड में आ गई है, शिकायती मोड में, नाराजगी मोड में, कि हम अब जाएंगे कोर्ट और जाकर के दोबारा नंदीग्राम सीट पर दोबारा से वोटों की गिनती की बात कहेंगे, क्योंकि टीएमसी जो है वो गड़बड़ी की आशंका उसे लग रही है कि इस सीट पर गड़बड़ी हुई है। क्योंकि पहले काफी देर तक ममता वहां से जीतती रही, उसके बाद में अचानक से नतीजे उस सीट के पलटे। लेकिन कुछ भी हो, भले ही नंदीग्राम वो हारी हो, लेकिन पूरा बंगाल ममता ने जीत लिया है। तो बंगाल में टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगाए, लेकिन खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हराया और टीएमसी को मिली बम्पर जीत के बाद ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
বাংলার এই জয় সারা ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং বাংলার এই জয় ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি এত অডসের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টোটাল এজেন্সি ইলেকশন কমিশন আমাদের সাথে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও মনে রাখবেন, মানুষের এই জয় বাংলাকে শুধু বাঁচিয়ে দিয়েছে তাই নয়, মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, মানবিকতাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ডোন্ট ওয়ারি ফর নন্দীগ্রাম, forget one thing, for struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay, let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match, it is nothing. So we won more than 2-1 seat, that is a landslide victory, and BJP has lost the election and they have played so many dirty politics, dirty tricks. Even all the officers are saying with high officials, you are under watch, you are under watch, you are under watch. I know each and everything. So it's okay that we have faced the horrible situation, we have faced the horror of the election commission, but ultimately I'll go to constitution bench because whatever they have done for this time in Bengal, the bias, in the bias way, if you tolerate like this, then India, there will be no democracy. तो ममता बनर्जी को आपने सुना। आइए अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता व्हील चेयर पर नजर आई थी। हर जगह जहां वो जा रही थी चुनाव प्रचार के लिए व्हील चेयर का ही सहारा लेकर वो पहुंच रही थी। और वहीं चुनाव प्रचार के 53 दिन बाद ममता अपने पैरों पर चलती नजर आई। देखिए तस्वीर 53 दिन के बाद, यानी कि कल की ये तस्वीर जब ममता 53 दिन बाद चलती हुई नजर आई, यानी बिना व्हील चेयर के वो लोगों के सामने आई। तो बंगाल में दीदी की विक्ट्री हुई है और इसी का सिंबल दिखाने के लिए बिना व्हीलचेयर के नजर आई। तो बंगाल में चुनावी समर में खेला हो गया, ये सब जानते हैं, लेकिन इस बीच जो ये तस्वीरें हैं कि कैसे चुनाव प्रचार व्हीलचेयर पर बैठकर किया गया, उसके बाद जब जीत गई तो अचानक से व्हीलचेयर गायब हो जाती है और 53 दिन बाद ममता बनर्जी अपने पैरों पर खड़ी नजर आ जाती हैं। और इस बीच अहम खबर यह भी है कि आज शाम 7 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। बता दें आपको कि सरकार बनाने का दावा करेंगी ममता बनर्जी। बंगाल में 213 सीटों पर टीएमसी की बम्पर जीत हुई है और बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी 77 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो बंगाल जीतकर देश बचाया, ये कहना है ममता बनर्जी का। और बीजेपी ने गंदी राजनीति की, ये भी आरोप लगाती नजर आई। तो बंगाल ने फैसला कर दिया है, बंगाल के चुनावी समर में खेला हो गया है। आप देखिए कि यहाँ पर 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, इन 2 तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो आखिर बंगाल की सियासत क्या कह रही है और ऐसा क्या हुआ कि अचानक से खेला हो गया? बंगाल की सियासत को समझने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। धीरे धीरे हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अजय अरोड़ा साहब जो कि कांग्रेस नेता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ अभी जुड़ेंगे यासिर जिलानी साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए संजय सरकार जो कि नेता है टीएमसी के, और सुमन पड़ना जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और साथ ही साथ प्रणब गोस्वामी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम इस जीत के मायने समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय अरोड़ा साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अजय सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कल की इस जीत को और आपकी कहीं पर भी नामो निशान नहीं सर, कैसे देख रहे हैं आप? पहला रिएक्शन। निधा जी, जो पश्चिम बंगाल की जनता ने मैंडेट दिया उसको प्रणाम, हम स्वागत करते हैं और ममता बनर्जी जी को, उनकी पार्टी को बधाई भी देते हैं कि वो विजयी हो गए। और जहां तक हमारा सवाल है, हमें वहां मैंडेट नहीं मिला, हमें लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और जो जो हमारी कमियां हैं निधा जी, हम देखेंगे कि किस प्रकार की जनता को हमसे उम्मीदें थी और जिन उम्मीदों पे हम खरा नहीं उतरे
और हम मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और उसके बाद जनता के अनुरूप हम कार्य करेंगे। ठीक है, क्या लग रहा है आपको इस जीत में, जिस तरीके से ममता बनर्जी बिल्कुल अकेले एक तरफ वो फाइट करती नजर आ रही थी एज ए फाइटर, और सामने उनके पूरे कैबिनेट थी, सामने उनके तमाम मंत्री थे, तमाम बीजेपी के दिग्गज उनके सामने मौजूद थे, कौन कौन सी वो बातें रही जो ममता बनर्जी के लिए मददगार साबित हुई? क्या मान रही कांग्रेस इस जीत के पीछे? नीता जी, भारतीय जनता पार्टी का पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी क्षेत्रों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां जहां उनके मुख्यमंत्री हैं, पूरी कैबिनेट, पूरे कार्यकर्ता और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री गली गली गए और कोरोना प्रोटोकॉल को भी तोड़ा उन्होंने और कोई प्रिकॉशन नहीं लिए। और जनता ने देखा कि किस प्रकार से बाहर से भारतीय कार्यकर्ता उपद्रव किया और सारे प्रोटोकॉल तोड़े। तो एक मुद्दा भी है और ममता बनर्जी वहाँ की लोकल हैं, ये फर्क भी पड़ा और वो जनता के बीच में जाती हैं, जनता में काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो इम्पोर्ट किए थे, कार्यकर्ता भी इम्पोर्ट किए और जो उम्मीदवार भी इम्पोर्ट किए, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी रहा। और बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, जिस प्रकार दिल्ली में फेल हुआ, उसी प्रकार लगभग, बल्कि ज्यादा ही मैं कहूंगा कि बंगाल में फेल हुआ। लेकिन अजय जी, कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही कि लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने वोट को टीएमसी में ट्रांसफर किया है, ये बड़ी वजह रही है दीदी की जीत की। नीता जी, ऐसा नहीं होता। हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए, हमारा अपना गठबंधन था, वो तो हमें लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। बंगाल की आवाम, बंगाल की जनता वो क्या चाह रही थी जो हम नहीं दे सके, ये हम खरा नहीं उतरे। हम इसमें मंथन तो करेंगे और कभी भी निदा ऐसा नहीं होता कि हमने अपने उम्मीदवार खड़े और अपने हम वोट दें टीएमसी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दे पे मैं यही कहूंगा कि हम ईमानदारी से चुनाव लड़ें और ठीक है, जो कमी रही उसे हम ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। यासिर सर, स्वागत है आपका। काफी लंबे वक्त बाद आज डिबेट करने का मौका मिल रहा है आपके साथ, और आपको शादी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। यासिर सर, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन चर्चा में सिर्फ नंदीग्राम है। क्या इसी से हम खुश हैं कि दीदी को उनके गढ़ में हरा दिया? नहीं, देखिए, ये तो पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया है कि इतनी बड़ी चुनाव के अंदर, और जो बात हम लोगों ने कही थी ममता दीदी को लेके, ममता दीदी आप अपने ही घर में पराजित हो चुकी हैं। ठीक है कि उनके नंबर्स जो हैं बंगाल में उनकी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है और उन्होंने कर लिया है। वो कोर्ट की बात कर रही है कि कोर्ट जाएंगी और क्या करेंगी, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें नकार दिया है। और इस वक्त आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि है बंगाल में कि हम वहां 3 सीट हुआ करते थे, आज हम ऑलमोस्ट 80 के आसपास हमारी सीट आई है और हमने एक बहुत बड़ी बढ़त बनाई वहां पे। एक लोगों के अंदर जो लोगों ने हमसे एक्सेप्ट किया था, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो लोगों की जनमानस की, उस एक्सपेक्टेशन पे हम खरे उतरने की कोशिश करी है। और चुनाव से पहले जो वादा किया था, वो चुनाव के बाद भी हम एक बड़े विपक्ष के रूप में बंगाल के अंदर अपना पूरा सिस्टम रखेंगे, लोगों की आवाज बन के उठेंगे और जो भी वहां की शुरू से जो हमने जिन चीज पे सब उठाया है वो आगे। लेकिन यासिर जिलानी सर, जो तैयारी आप लोगों की थी, जिस तरीके से पूरी कैबिनेट ने डेरा डाला हुआ था पश्चिम बंगाल में, बड़े बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद थे, सबकी रैलियां हो रही थी, किसी बात का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था कि कोरोना काल है या कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़े, किसी बात का नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो सर पर जुनून सवार था वो ये था कि कैसे यहाँ की जनता को अपने फेवर में किया जाए। इन तमाम तैयारियों को अगर हम देखें तो नहीं लगता कि जो आप जीत की बात कह रहे हैं कि 3 से इतने पे पहुंच जाना सीटें, ये तैयारी बहुत कम रह गई? नहीं, देखिए क्या होता है, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है और इस कोविड के मद्देनजर में तो मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जब चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने किया था और चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग ही पूरे इलेक्शन को डिजाइन किया जाता है
और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेके बूथ का अध्यक्ष जो होता है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है और अपने अपने क्षेत्र में वो काम करने के लिए निकल पड़ता है, एक जुनून के साथ, एक जज्बे के साथ, एक लोगों से जो वायदा किया हुआ है उनके विकास के लिए, उसके नजरिए से हर कार्यकर्ता उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो सुप्रीम लीडर या नीचे का कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता होता था और वो काम करते हैं और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है, चाहे वो रैलियों के माध्यम से। देखिए हम चुनाव में क्या वायदा करते हैं, हम चुनाव में लोगों को, उनको उत्साह बढ़ाने के, अपने कैडर को उत्साह में रखने के लिए हम चुनाव में अपनी हमारे जो मैनिफेस्टो होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं और हमारा मुख्य जो इस वक्त बिंदु था वो बंगाल में विकास था, बंगाल में टोलाबाजी खत्म करना था, बंगाल में सिलेक्टिव क्लिक कल्चर को खत्म करना था, बंगाल से भ्रष्टाचार खत्म करना था। लेकिन बंगाल की जनता ने टीएमसी एक बहुत दल के रूप में वहां पर चुना। हम स्वागत करते हैं, हमें कोई इस तरह सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि इस महामारी में भी, आपके मैनिफेस्टो में ये लाइन नहीं थी कि महामारी फैलेगी और लोग रैलियों में जाएंगे तो और ज्यादा शिकार होंगे और ज्यादा ही संक्रमण बढ़ेगा, इसलिए आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो मैनिफेस्टो में था उस तरफ आपने ध्यान दिया, पूरी वफादारी के साथ मैनिफेस्टो को फॉलो किया। हाँ, लेकिन सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो आपने जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि भाजपा के लिए साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो बस यही है कि 5 साल में 3 सीटों से बढ़कर 70 सीटें पार हो गई और नंदीग्राम में उसने ममता को चौंका दिया? क्या सिर्फ ये काफी है सर? नहीं, देखिए एक तो मैं आपको बताऊं कि हम बंगाल के अंदर हमारी जो पार्टी का काम 2 से 3 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत करी है, बहुत नीचे लेवल तक हमने पूरा एक नया काम वहां खड़ा किया। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कमान संभाला कैलाश विजयवर्गीय ने और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पन्ना प्रमुख से लेके और घर तक एक समिति अध्यक्ष तक पहुंचने की कोशिश करी, अपनी बात बताई, जो केंद्र की सरकार है उनकी उपलब्धियां बताई और लोगों के बीच में एक अपना संगठन खड़ा करने की कोशिश करी। और जो लोगों ने, बंगाल की जनता ने जिस तरीके से हमें अपना प्यार दिखाया है और अपने वोट, आज हम इतने बड़े दल के रूप में और इतनी परसेंटेज ऑफ वोट हमें जो मिले हैं, वो दिख रहा है कि हमने जो काम किया था उसमें हमें कामयाबी मिली। नंबर ऑफ सीट हो सकती है, लेकिन आप देखिए तो हम आसाम में दोबारा सरकार बनने में कामयाब, हम पुंडीचेरी हमने देखिए कि कितना बड़ा एक तरीके से बदलाव लाए हैं। तमिलनाडु में हमने, हमारी कैंडिडेट ने कमल हसन जैसे स्टैलवर्ट, कमल हसन जैसे इतने बड़े स्टार को चुनाव हराया है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है अपने लोगों से, जो भारत के जनमानस से, अपनी जनता से, इस कमिटमेंट को दिखाई देता है कि जैसे लोगों ने पूरे 5 राज्यों में हमें एक्सेप्ट किया है। कुछ राज्यों में हमें सीट कम आई है, लेकिन वहां भी हमारे वोट परसेंटेज बढ़ी है, तो हमारा उत्साह बढ़ता है। और आगे भी जो विधानसभा होगा, अभी तो हम सोच नहीं सकते, तो हमारी सारी जो सिस्टम कोविड-19 के काम कर रही है, लोगों के जान बचाने के लिए काम कर रही है, सरकार मॉनिटर है, सरकार के बजट मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं और तमाम हमारे हेल्थ के स्टाफ, हेल्थ मिनिस्टर इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी भारत के अंदर कम हो और लोगों की अफरा तफरी की हुई है, जो एक विश्वास टूटने के कगार पे, हम उनको विश्वास लाना चाहते हैं, उन पे यकीन चाहते हैं कि भारत की सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस महामारी में बिल्कुल सर, उम्मीद भी यही है कि अब चुनाव निबट गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं, तो कम से कम अब तो सरकारों का ध्यान इस महामारी की तरफ होना चाहिए। अब तो इन इंतजामों की तरफ होना चाहिए कि कैसे लोगों को मरने से बचाया जाए, कैसे उन्हें अस्पताल मुहैया कराए जाए, कैसे उन्हें ऑक्सीजन की जो किल्लत से जाने जा रही है ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। संजय सरकार जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप टीएमसी के नेता हैं। संजय सरकार, सर एक बात समझ में नहीं आई कि कल जिस तरीके से नंदीग्राम के जब नतीजे आते हैं सामने, तो उसके बाद जब दीदी मीडिया के सामने आती है, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने जो बातें कही, वो तमाम ये जाहिर कर रही थी कि दीदी ने हार मान ली है। लेकिन अचानक से जब शाम में या फिर अब आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे ताकि दोबारा काउंटिंग हो, गड़बड़ी की आशंका लग रही। लेकिन दीदी ने जो तमाम बातें कही कि उनकी हार हुई है, उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने हार मान ली है। अब ऐसा क्या हो गया कि दोबारा से काउंटिंग की बात कही जा रही है और हार स्वीकार नहीं की जा रही? आपको मालूम है पहले दीदी को सब मीडिया में डिक्लेयर कर दिया था, दीदी 1200 वोट से जीत गई थी। हाँ। आपको मालूम है कि नहीं, पहले ये बताइए।
नहीं सर, मुझे मालूम है और उसी अगर डिक्लेयर करने के बाद अगर हम उस पर भरोसा कर लेते हैं कि हमारी जीत हो गई, उसके बाद उन्हीं लोगों ने डिक्लेयर किया ना कि हार हो गई, तो हम ये बात क्यों नहीं मान रहे? मेरा सवाल इसलिए आपसे, भारतीय जनता पार्टी को जब आप भाषण सुन सकते हैं तो मेरे बात भी आप सुन सकते हैं। जी बोलने के समय में मत चूकिएगा, ठीक है ना। मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत बड़ा धांधली किया है और धांधली जैसे क्या जो नतीजा है आपको सामने दो आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। जो धांधली किया वहां पर इलेक्शन कमीशन को लेके वो धांधलीबाजी नहीं चलेगा। और मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको मानसिक संतुलन के लिए एक साइकियाट्रिस्ट दिखाना बहुत जरूरी है। बोले वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को बढ़े हैं, जहाँ 40.80% वोट था, 40.80%, वहां पर 36.80%, 36.8 वोट मिला उनको, तो वोट उनको घट गया है। ये बोल रहा है वोट बढ़ गया। मानसिक संतुलन के लिए इसको डॉक्टर दिखाना बहुत जरूरी है। बोल रहा है तोलाबाजी खत्म करेंगे। तोलाबाजी कौन करते थे? शुभेंदु अधिकारी मुख्य किसके पार्टी में है? उनको पार्टी में। सिंडिकेट कौन चलाता था? सब्यसाची दत्त किसके पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी के में है। ये बड़े बड़े भाषण इन लोगों को देने के लिए मना कीजिए। अभी भी जनता से चाहे हाथ जोड़ के माफी मांग ले, नहीं तो पंजाब में जो उनको भारतीय जनता पार्टी को विधायक को जो कपड़ा उतार के रास्ता में दौड़ कराए हैं, वो हिंदुस्तान में आ गया है। इनको अभी स्थिति हिंदुस्तान में आ गया है। इनको बोले झूठ बोलने के लिए मना कीजिए, नहीं तो बंगाल का जनता इसको नचड़ देंगे। अभी जैसे पंजाब में कपड़ा उतार के रास्ता में दौड़ कराया था ना, उसे दौड़ करा देंगे बंगाल की जनता भी इनकी इसका भी। लेकिन सर एक चीज मुझे समझाइए, मुझे एक चीज समझाइए संजय सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर। जब ममता बनर्जी को शुरुआत में पता चलता है कि वो सीट हार गई, शुभेंदु अधिकारी ने वहां से जीत हासिल कर ली, वैसे आपको पहले शुभकामनाएं भी इस जीत के लिए, बम्पर जीत आप लोगों की टीम ने हासिल की है और मेहनत संघर्ष सब आप लोगों का रंग लेकर आया है। लेकिन मैं दीदी की बात अगर करूं, नंदीग्राम सीट की, मैं इसका जिक्र बार बार इसलिए कर रही हूं कि मैं उनका बयान पढ़ के आपको सुना देती हूं। जब कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस दौरान ममता ने कहा कि नंदीग्राम के बारे में फिक्र मत कीजिए। आगे वो यही नहीं रुकी, आगे वो कहती हैं कि मैंने नंदीग्राम के लिए संघर्ष किया, वहां के लोग जो भी तय करते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूं। इसका मतलब साफ ये था कि ममता ने पहले हार मान ली थी, दीदी ने हार मान ली थी, उसके बाद अब अचानक क्या हुआ, मैं बस वो जानना चाह रही हूं सर। आपको मालूम है क्या हार मान ली थी? 1200 वोट से दीदी जीत गई थी। हाँ। जो 214 कैंडिडेट को जिता सकते हैं वो हारेंगे, आपको लग रहे हैं कहीं पर लग रहा है आपको? साइकोलॉजिकल आप एक तो ये होता है ना, साइकोलॉजिकल में क्या लग रहा है आपको? ये बताइए आप मेरे को। जो 214 सीट में कैंडिडेट जिता सकते हैं वो खुद हारेंगे, ये आप मानते हैं? और नंदीग्राम में क्या किया, मैं आपको पोस्टल बैलेट को जो है वो काउंटिंग हटा दिया गया था और ईवीएम में देखिए दीदी 1200 वोट से जीती है, वो खबर हर चैनल में दिखाया, आपको चैनल में भी दिखाया। ये बात ये नहीं दिखाया। ये बताइए, ये धांधली नहीं हुआ कहीं भी? ये बहुत बड़ा धांधली किया है। ये धांधली का रास्ता आ जाएंगे और जो ऑफिसर किया है उसको बहुत बुरे हाल होने जा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, बंगाल का जनता एक क्रांतिकारी जनता है। ठीक है, बंगाल में अगर ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, यासिर जिलानी जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में ठीक है सुमन अरोड़ा जी के पास भी मैं जाऊंगी, जवाब ले लेते हैं यासिर जिलानी जी से। नहीं सर, नहीं, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। आपने सवाल किया है, आपने कटाक्ष किया है, तो सर जवाब तो बनता है, जवाब लेंगे। जिलानी साहब, क्यों करते हैं आप ऐसा कि आप धांधली करके नंदीग्राम सीट जीत सकते हैं लेकिन बाकी और जगह क्यों नहीं कर पाए? बाकी पूरा बंगाल जीतने दिया आप लोगों ने। देखिए, दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुझे बहुत सख्त एतराज है कि ये एक जीते हुए पार्टी के प्रवक्ता हैं और जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हैं और किस तरीके से धमकी दे रहे हैं, और उस धमकी का नजारा जो है वो कल से दिखने लगा है। हमारे आरामबाग के, हमारे हल्दिया के, हमारे तमाम 12-15 ऐसे कार्यालय हैं जिनको इनके गुंडों ने आग लगा दी है। कल से दिख रहा है, जिस बात का डर था बंगाल से, जिस बंगाल का इनका कल्चर है वो सामने दिख रहा है। मुझे बेहद अफसोस है और ये लोग मुझे नसीहत देंगे, भाजपा को नसीहत देंगे जिनके खून में गुंडागर्दी है। कल शाम की वहां के गुंडा तत्व जो है वहां की दुकानों को लूट रहे हैं, वहां के बेकसूर पब्लिक को मार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया दिखा रही। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म। और इस बात का अगर अभी हारे होते ईवीएम, यहाँ भाजपा की हार में भी जीत है, आज ईवीएम पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, सुमन जी का रुख कर लेते हैं, सुमन जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है सर, सुमन जी का रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो। सुमन जी, जिस तरीके से कल बंगाल में खेला हुआ, दीदी ने मैदान मार दिया, बंगाल बोला नो परिवर्तन, कैसे देख रही हैं आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? इस हार जीत के मायने कैसे देख रही हैं आप?
इधर जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कल भी कहना भूल गई थी कि इस वक्त इस देश में वैश्विक महामारी चल रही है और मेरी इस देश की जनता से अपील है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, स्टे होम। और सबसे बड़ी चीज है कि आज हर व्यक्ति को प्लाज्मा चाहिए। जो लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं वो अपने आप को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रिपेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, आपकी सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी। हम तो कब से इस बात की अपील कर रहे हैं सुमन मैम, हम तो लगातार मुहिम भी चला रहे हैं, लगातार अपने प्रोग्राम शोज भी चला रहे हैं, लेकिन कोई सुने तब ना। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रॉब्लम तो यही है कि लोग, जनता अवेयर नहीं है और सुन नहीं रही। और आज हर तरफ मौत का एक जो मंजर, इतना घिनौना मंजर हम देख रहे हैं, वो इतना दुखदाई है जिसका कुछ वर्णन ही नहीं है। हम लोग दिन रात मुहिम चला रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट करें, घर में रहे, मास्क अप इंडिया, ये सारी चीजें। और फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जनता से कि प्लीज प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जी, बंगाल पर आते हैं। दूसरी चीज, यहाँ मैं बंगाल पर आते हैं कि आज जो हमारे यहाँ जो भाजपा की स्थिति है बंगाल के अंदर, ये भाजपा की हार नहीं, इसमें भी भाजपा की जीत है। भाजपा को अगर आज कहीं पर चोट पड़ी तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर हमारे पास रहा कि मुस्लिम फैक्टर या एम फैक्टर जो रहा, वहां से जितनी ज्यादा हमें उम्मीद थी वो सारा का सारा वोट ट्रांसफर हुआ टीएमसी को। दूसरा, जो लेफ्ट के जो वोट थे और जो हम ये देखे कि जो हम एआईएम का वो लगा रहे थे, और कांग्रेस का जो वोट था वो सारा का सारा ट्रांसफर हुआ, वो भी लेफ्ट, वो भी तृणमूल पार्टी को लेफ्ट हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हम, ये फैक्टर्स है हमारे साथ जो भाजपा के साथ हुए। और आज जो भाजपा 77 सीट्स लेकर आई है, 2 सालों में आप देखिए 2019 में जब हम लोकसभा जीत कर आई या लोकसभा में हमारे, उसके बाद ये भाजपा के लिए, आपको लग रहा है कि भाजपा के लिए हार में भी जीत का एक बहुत अच्छा स्कोप है, जहां पर जिसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जहां कोई गढ़ नहीं था। आज भाजपा अपने आप को प्रूव तो कर रही है। आज कम से कम कटमनी कल्चर को, आज कोयला माफिया को कम से कम हम जवाब देने के लायक तो बनेंगे। कोयला माफिया किसको साथ में है? राजू झा किसके साथ में? भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में आपको मालूम है जयदेव का किसके साथ में है? बिल्कुल बिल्कुल आपको पार्टी में, ठीक है, आप कैसे ममता जी के भतीजे को भूल जाते हैं? कैसे ममता के परिवार को भूल जाते हैं? कैसे ममता के परिवार को भूल जाते हैं? अरे सर, दागी चेहरे तो हर पार्टी में नजर आएंगे सर। आज उनकी हर पार्टी में दागी चेहरे नजर आएंगे। और उनकी अगर हम बात करने बैठ जाए तो सर एक बहुत लंबी लिस्ट होगी। ठीक है मैम, नहीं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी और हर पार्टी में उनका दबदबा है, उनका हर पार्टी में दबदबा है। आज उन दागी चेहरों पर हम बात नहीं करेंगे, हर पार्टी में मौजूद है वो। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। ठीक है, नहीं, आज उनकी हम बात नहीं करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, अजय साहब, नहीं, मैं अजय साहब का रुख करूंगी। अजय साहब, जिस तरीके से मोदी विरोध में कांग्रेस और लेफ्ट ने अपना वजूद मिटा दिया, क्या वाकई में टीएमसी की हेडक्वार्टर में लेफ्ट और कांग्रेस का बड़ा हाथ रहा है कि सिर्फ मोदी विरोध नजर आया, अपना वजूद कैसे कायम करना वो हम भूल गए? निधा, जो आपने बात रखी, हम अपना वजूद खो गए। मैंने तो डिबेट शुरू होते ही कह दिया था कि हम आत्ममंथन करेंगे। और अभी सुमन जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की हार में ही जीत है। सर कब करेंगे अजय सर, कब करेंगे सर? खाता तक नहीं खुल पा रहा है आप लोगों का, कब करेंगे? अभी भी अगर हम करेंगे, कर नहीं रहे हैं तो समझिए इसके मायने। निधि जी, बिल्कुल आपकी बात जो कही मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, और इसका उत्तर भी यही बनता है जो मैं दे रहा हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि जनता के अनुरूप हम काम करें और जनता हमें स्वीकार करे, जनता हमसे क्या अपेक्षा रखती है। और अभी सुमन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हार में ही जीत है। अब की बार 200 पार, अभिमान टूटा है, अभिमान टूटा है। इतने बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, बंगाल की उन गलियों में गए, छोटी छोटी गलियों में गए, तो इतने बड़े चेहरे, इतनी बड़ा मंत्रिमंडल, इतनी बड़ी कैबिनेट, अहंकार टूटा है। और कोविड के, अभी सुमन जी कोविड की बात कर रही थी, मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने कोविड की बात की, प्रोटोकॉल की बात की, क्या प्रोटोकॉल मेंटेन किया। और मैं तो चुनाव आयोग पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन, जिन्होंने आंखें बंद कर रखी थी कोविड की, इसमें रैलियां हो रही थी,
और बंगाल में भी कितने % कोविड बढ़ा है। और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताजी जो देश से आए, हर राज्य से आए और वहां रहे, चुनाव में रहे और उसके बाद अपने राज्य में वापस आ गए, जो कोरोना संक्रमण थे और कोरोना साथ लेके आए। तो इसमें इलेक्शन चुनाव आयोग को भी चाहिए था कि जो इन्होंने कहा कि नतीजे आने पे कोई जश्न नहीं होगा। अगर ये पहले भी चुनाव आयोग कहता अजय सर, एक मिनट, अजय सर आप उनकी बात कर रहे हैं कि इतने लोग थे फिर भी कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आप ये चीज समझे ना, उन्होंने मेहनत की ना, 3 से आंकड़ा उनका कहां पहुंचा, सब लोगों की मेहनत रंग लाई ना। आप नहीं मानते कि राहुल गांधी जैसा चेहरा भी सिर्फ एक बार बंगाल की सरजमी पर नजर आया? कहीं ना कहीं कमी रही हमारी तरफ से कोशिशों में, उन्होंने मेहनत की ना, उस मेहनत का नतीजा मिला ना बीजेपी को। तमाम भले जानते थे कि ममता का गढ़ है बंगाल, लेकिन सेंध लगाने की कोशिश की ना, 3 सीटों से इतनी सीटों पर पहुंचे ना सर, इसको भी तो आप देखिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हार के भी जीत है उनकी मेहनत दिख रही है। हम कहां थे? हम पूरे चुनाव में हम कहां थे? लेकिन हम तो कहीं नहीं थे। हम तो कह रहे कि हम बाहर थे और हम आज भी बाहर ही हैं क्योंकि हमारी सीटें नहीं आई। इसको स्वीकार कर रहे हो, मुझे कोई शर्म नहीं है निधा। जब दिख रहा है पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई डिबेट में आर्गुमेंट नहीं करूंगा। इस बात में कोई आर्गुमेंट नहीं है कि हमारा जो कार्य था सराहनीय नहीं रहा, लोगों ने हमें स्वीकार नहीं किया। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था, कोविड के टाइम में जिस प्रकार ठीक है सर, तो एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त इस वक्त हो चुका है हेडलाइंस का रुख करते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फिलहाल एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तो दीदीगिरी रिटर्न, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ ममता बनर्जी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी, उसके बाद व्हील चेयर पर बैठकर भी वो लगातार प्रचार प्रसार करती नजर आई। हालांकि वो बात अलग है कि नतीजा आते ही व्हील चेयर गायब हो गई। तो बंगाल में ममता की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है क्योंकि नंदीग्राम में ममता की जो हार हुई है उसको लेकर अब मंथन हो रहा है। जीत से ज्यादा मलाल इस बात का है कि आखिर नंदीग्राम सीट जो है वो दीदी कैसे हारी। और इस बीच बंगाल में हिंसा का भी खेला लगातार हो रहा है क्योंकि कल शाम खबरें आई कि बीजेपी की दफ्तर में आगजनी की गई है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन शुभेंदु की कार पर पथराव की भी खबरें इस दौरान सामने आई। तो कोरोना से जंग की अब चुनौती है बाकी और तमाम पार्टियों के लिए भी क्योंकि चुनाव निबट गए हैं, नतीजे आ गए, लिहाजा अब अपनी जो राजनीतिक जिम्मेदारियां थी उनको छोड़कर अब इंसानियत के नाते अपनी बाकी और जिम्मेदारियां निभाने का वक्त है। भूल जाइए अब कि देश में चुनाव हुए थे या नतीजे जो भी है, किसी की हार हुई किसी की जीत हुई, लेकिन सबसे बड़ी जो हार हो रही है वो हो रही है इस वक्त जनता की। क्योंकि भले चाहे ममता जीते या मोदी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता मर रही है, उसकी तरफ ध्यान देने की आप सभी लोगों को जरूरत है। तो बंगाल में ममता की सरकार आ चुकी है और इसके बीच एक अहम खबर यह भी है कि आज शाम 7 बजे से राज्यपाल से मिलेंगी ममता बनर्जी, मुलाकात करेंगी 7 बजे। सरकार बनाने का दावा करेंगी ममता बनर्जी। बंगाल में 213 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई है, बीजेपी 77 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 200 पार उनका नारा था बीजेपी का, लेकिन 100 का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में चुनावी समर में ये खेला हुआ है और सबसे बड़ा खेला हुआ है नंदीग्राम सीट पर, क्योंकि यहाँ पर बंगाल में ममता की जीत भले ही हुई हो, उनकी पार्टी की जीत भले ही हो, लेकिन नंदीग्राम सीट जो वो हारी है वो अब टीएमसी उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और लिहाजा आज टीएमसी 213 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी को 77 सीटों पर सिमटाने के बाद भी आज शाम 7 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। और मुलाकात करके उम्मीद यही है कि वो ये चाहती हैं कि आज तो वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी, लेकिन वो शिकायत ये भी है, नाराजगी ये भी है कि आखिर नंदीग्राम सीट जीतते जीतते वो कैसे हार गई। क्योंकि पहले खबर आती है कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को हराकर नंदीग्राम सीट पर काबिज हो गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये नतीजे अचानक से बदल जाते हैं और बदले में ममता बनर्जी हार जाती हैं और शुभेंदु अधिकारी वहां से जीत जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम पर संग्राम लगातार जारी है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया है। टीएमसी ने नंदीग्राम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस दौरान नंदीग्राम पर कोर्ट जाने की तैयारी में फिलहाल
टीएमसी नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से ममता को हरा दिया है, लेकिन ये हार टीएमसी पचा नहीं पा रही है। टीएमसी ने नंदीग्राम में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। नंदीग्राम पर कोर्ट जाने की तैयारी में अब टीएमसी कि हम कोर्ट जाएंगे और दोबारा से काउंटिंग की बात कहेंगे कि इस सीट पर दोबारा से वोटों को गिना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर। You have seen that how money power, muscle power, mafia power, and election commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry, when I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate, and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally. They were stopped surveillance. They have stopped survivor about 3 hours. They announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case. We will file the court case, and we will fight for that. That is only one seat. We don't mind for that because Bengal won the match. नंदीग्राम और आरामबाग में हुई हिंसा और आगजनी के लिए बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि जैसे ही नतीजा है उसके बाद हिंसा की और आगजनी की खबरें सामने आने लगी। साथ ही कहा है कि बीजेपी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए टीएमसी बौखलाई हुई है। देख रहे हैं अभी चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिस प्रकार की हिंसा बंगाल में अभी जमीन पर चल रही है और टीएमसी के गुंडों द्वारा ये हिंसा प्रतिपादित किया जा रहा है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस हिंसा का, इस वायलेंस का निंदा करती है। आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ, लगभग 5 बजे के आसपास हुआ और टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने एक मॉब बना करके हमारे पार्टी कार्यालय को अटैक किया और हमारे पार्टी कार्यालय में आगजनी भी की। मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा आगजनी का, आप देख सकते। ये आज लोकल मीडिया में भी कई जगह चल रहा है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के ऊपर हमला और आगजनी किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने किया है, ये आप सब देख सकते हैं। एक बात है, चुनाव के बाद होता ही रहता है। सरकार में जो है वो अगर वायलेंस करता है तो उसको कौन रोकेगा। इसलिए सेंट्रल फोर्स अभी भी है, चुनाव कमीशन भी है अभी भी, तो उनको भी देखना चाहिए कि वायलेंस ना हो। वायलेंस ना हो इसीलिए लोगों ने वोटिंग की थी। अगर इसका दुरुपयोग हो तो दुर्भाग्य की बात है। उधर आसनसोल में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार तापस राय के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बता दें आपको कि नदबारी में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी उम्मीदवार पर अटैक का आरोप लगा है। वहीं सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। तो लगातार मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हैं, संजय सरकार जो कि नेता टीएमसी और अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस और सुमन जी राजनीतिक विशेषज्ञ, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी संजय सरकार सर, बेशक आप लोग ने बहुत अच्छी जीत हासिल की है और बहुत अच्छी फाइट आप लोगों ने इस दौरान की है, क्योंकि सामने बहुत लोग थे जिनसे जीत पाना या जिनको पार कर पाना वाकई में एक बड़ी चुनौती था टीएमसी के लिए। लेकिन इस बीच आप लोगों ने अपनी मेहनत से दिखा दिया कि बंगाल सिर्फ हमारा है। लेकिन सर, जीत के बाद जो खबरें सामने आई वो वाकई शर्मनाक हैं। आगजनी हो रही है, आरोप हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। सर, नहीं लगता कि ऐसे वक्त में बड़े नेताओं को सामने आकर के समझाना चाहिए कार्यकर्ताओं को कि हमारी जीत हुई है, हमें किस बात की बौखलाहट, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तरों को पूरा आग के हवाले कर दिया। देखिए, एक चीज आपको बताता, भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल का अध्यक्ष है, इनको जो सायंतन बोसु है, राजू जो है, जो इन लोग पार्टी का जो लीडर है, इवन अमित शाह जी जो बंगाल में बहुत बड़ा बैंड देके चला। 2 तारीख को हम लोग सत्ता में आएंगे तो इसको गला काट के रस्ता पेट के अंदर उसको झुलाया जाएंगे। कौन बोला है? दिलीप घोष बोला था ये बात। सायंतन बोसु क्या बोला है? 2 तारीख के बाद हम सत्ता आए तो गोली करके मार देंगे। हिंसा का जो भाषण हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, राजू क्या बोल रहा है? घर से निकालने नहीं देंगे, जला देंगे, पेट्रोल देंगे।
इस तरफ से बयानबाजी बहुत भयानक तरह से बयानबाजी किया। और जो आग जलाने वाला जो आप देख रहे हैं चारों तरफ से, देखिए हरिश्चंद्रपुर मालदा में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में गोली चला। गोली कौन चलाया? भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष मंडल ने गोली चलाया भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट, उसको पुलिस पकड़ा ले गया। और यहाँ पर भी खुद भारतीय जनता पार्टी लोग आग जला रहे हैं, अपने घर में आग जला के और मीडिया में हाईलाइट करना चाह रहा है। ये बहुत निंदनीय घटना है। अपना कैंडिडेट के ऊपर जो हमला कर सकते हैं, अपना ही गोलीबारी कर सकते हैं। जैसे आरंभ में कहा कि अपना कार्यकर्ता को गोली मार दिया, मारने के बाद में टीएमसी मारा। बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकला तो देखा जाए जो उन लोग बंदूक लेके ये कर रहा था, पिस्तौल लेके कर रहा था, उससे गोली निकाल के उसको लग के मर गया। तो भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता उसमें अरेस्ट हुआ है। हकीकत बताइए, तो इलेक्शन कमीशन टेंडर में अभी लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, नहीं आता पूरा लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन का मेरे हाथ में सरकार नहीं है। अगर इस टाइप पर पुलिस तो उनके इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। देखिए हम तो कमी का है, भारतीय जनता पार्टी खुद अपना घर में आग लगा रहे हैं, आग लगा कर मीडिया हाईलाइट कर रहा है। देखो टीएमसी उतना बहुमत से आने के बाद में तृणमूल कांग्रेस को एक आपको मतलब बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है। लेकिन ये सब साजिश, अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी खुद से कर रही है कि अपने दफ्तरों को खुद ही वो आग के हवाले कर रही है सर, और अपने लोगों पर खुद ही हमला करा रही है, तो सर देर किस बात की? पकड़िए ना, अंदर कीजिए ना उनको। अब तो सब कुछ आपका है सर, अब तो सब कुछ आपका है। नहीं, अभी भी इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में हम है। जब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हम इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में मॉडल। अच्छा, तब तक बंगाल में कुछ भी हो, बंगाल को जलता रहने देंगे। हम इंतजार करेंगे कि कब हमारा शपथ ग्रहण समारोह होगा सर, उसके बाद हम एक्शन में आएंगे। तब तक बंगाल की जनता मरती है तो मरती रहे, किसी के दफ्तरों में आग लगती है तो आग लगती रहे सर, ठीक है। निधा जी पिछले 10 सालों से बंगाल को कौन जला रहा है? धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पे बंगाल को कौन जला रहा है? संभाल लिया है आप इलेक्शन कमीशन को। इतनी नफरत की खेती वहाँ पर कौन कर रहा है? जहाँ भारतीय जनता पार्टी बदमाशी कर रहे हैं उसको पकड़ के इमीडिएट जेल के अंदर सर, कातिल लाशों कमाल है सर। ऐसे वक्त में जब आप पर आरोप लग रहा है सर, और आप हाथ पर हाथ बांधकर बैठकर कह रहे हैं यहाँ पर कि हम तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हम सरकार नहीं बना लेंगे। हद है सर, इंसानियत के नाते कर दीजिए। एक तरफ कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, दूसरी तरफ बीजेपी को इतना मौका दे रहे हैं कि वो अपने दफ्तर खुद ही जलाए, अपने लोगों को खुद ही मारे, आरोप आपके ऊपर मर दे और आप इंतजार करें सरकार बनाने का। ठीक है जी, जिलानी जी जवाब देना चाह रहे हैं कुछ? ठीक है जिलानी जी। निधा, मैं आपको जानता हूँ, आपकी पत्रकारिता बड़ी रिसर्च के साथ होती, बहुत शानदार पत्रकारिता करती हैं। आप बताइए, इतने दिनों में आपकी जो रिसर्च है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि जो सत्ता में आ चुके हैं, जो इतने बड़े दल में आ चुके हैं और जो लोग हार चुके हैं, वो अपने ऊपर अटैक करेंगे? उन्हें कानून का, उन्हें लॉ का, उन्हें वहाँ के जो हैं जिस तरीके से कानून बचा रहे हैं, उनका भी डर है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के प्रवक्ताओं की मानसिकता हो गई है उस पार्टी की कैंडिडेटों से ऊपर सीट लेके आई, वो झूठ उन्हें बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया है। ये दिखाती है। और आप ममता बनर्जी बॉडी लैंग्वेज तरीके ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज है, वो नंदी चुनाव हारने के बाद कैंडिडेट उनका जो खत्म हो चुका है, वो कॉल को जीतने के बाद भी सेनापति अपनी जंग को हार जाता है, तो वो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। और उस हार के चीज का जो रिजल्ट है वो आराम बाग में किया, दफ्तर को भाजपा छाना, वहां के कार्यकर्ताओं खुद जला रहा है। ठीक है सुमन जी, ठीक है सर, ठीक है सुमन जी का मैं रुक करूंगी। सुमन जी, आपने कहा कि भाजपा की हार में भी ये भाजपा की बहुत बड़ी जीत है, आपने कहा, लेकिन मैम नहीं लगता कि भाजपा के लिए बड़ा नुकसान ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 126 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। 126 विधानसभा क्षेत्रों में आगे होना बड़े मायने रखता है, लेकिन 2 साल में उसने 40 से ज्यादा सीटों पर ये मजबूती गंवा दी है। ये नुकसान नहीं लगता आपको? देखिए निधा जी, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। हाँ। देखिए बंगाल के अंदर पिछले 10 सालों से एक राजनीतिक हिंसा का दौर, एक नफरत का दौर, कटमंडी, इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही थी। और उस वक्त भाजपा अपने आप को एक ग्रूम अप करने में लगा था, एक नए सिरे से अपनी जड़ को बनाने में लगा हुआ था। और आज भी जो जिस तरह से निकल गया, उसमें हार का एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी रही। जैसे आपने देखा होगा कि 3 चरण का जब चुनाव हुआ था
तो कहीं ना कहीं भाजपा बढ़त दिखाती हुई दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मैम यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी। नहीं मैम, यहाँ मैं आपकी बात से सुमन जी इत्तेफाक नहीं रखूंगी। इत्तेफाक क्यों नहीं रखूंगी ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप वजह बता रही है कोरोना महामारी को लेकर, लेकिन माफ कीजिएगा मैम, कोई भी लीडर घर पे नहीं बैठा है मैम। किसी रैलियों में कोई कमी नहीं आई है, किसी जुलूस में जलसे में कमी नहीं आई है मैम। आप कैसे कह सकते कि महामारी वजह बनी है? बिल्कुल नहीं आई है। ऐसे वक्त में जब हर दिन मरने वालों का आंकड़ा लाखों में पहुंच रहा था मैम, उस वक्त में भी हमारे बड़े दिग्गज लोग, नाम नहीं लूंगी मैं, सबको पता है, बड़े दिग्गज लोग बिना मास्क के भीड़ जुटा रहे थे, लाखों की रैलियां कर रहे थे। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि शाम को घर पर आकर वर्चुअल मीटिंग होती थी कोविड को लेकर के, और उस वक्त मास्क नहीं होता था, लेकिन हम वही मंच से खड़े होकर कहते थे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। वो हम सब ने देखा। तो आप ये महामारी का बहाना मत कीजिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ इस वक्त और भी आऊंगी आपके पास, ठीक है मैम, आपके पास आऊंगी। ठीक है, हमारे साथ प्रणब गोस्वामी जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ममता की जीत के मायने आप कैसे देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ममता का राजनीतिक कद अब और कितना बढ़ गया है, इसे कैसे देख रहे हैं? ऑल द पीपल। देखिए, इसमें क्योंकि कल ही तृणमूल कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत मिली है, लगाई है तृणमूल कांग्रेस ने, तो आज के दिन हम ये तो जरूर स्वीकार हमें करना चाहिए कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस चुनाव नतीजों के जो राजनीतिक संदेश सामने आए हैं वो ये है कि एक तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव को, बंगाल के चुनाव को 2 ध्रुवों में बांट दिया था। हालांकि आरोप लगते रहे कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन ये मान भी लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर जो हिंदू वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लेने की कोशिश की, लेकिन ये रणनीति दरअसल उल्टी पड़ गई और ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस और वाम मोर्चे, जिसको उन्होंने संयुक्त मोर्चा का नाम दिया था, उनके जो अल्पसंख्यक वोट है उनके रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 4 वोट है वाम दल को और कांग्रेस के गठबंधन को। ये वही दल है जिन्होंने एक समय बंगाल में शासन किया, लंबे समय तक शासन किया। तो एक बात तो स्पष्ट है यहाँ से कि ममता बनर्जी ने अब इस पूरी लड़ाई को 2 ध्रुवों में बांट दिया है। भले ही उसकी शुरुआत बीजेपी ने की हो, लेकिन इसका फायदा ममता बनर्जी को मिला है। जाहिर तौर पर इसके बाद जिस तरह का बयान आया शरद पवार की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से और दूसरे तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से बधाइयों का संदेश आया ममता बनर्जी को, तो इससे एक बात स्पष्ट है कि विपक्ष उनके भीतर एक तरह से एक कहा जाए कि एक ऊर्जा हुई है और एक तरह से उनको आलोचना का मौका मिला है, केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिला है। और ममता बनर्जी फिलहाल कल की जीत के बाद ये जरूर दिखाई देता है कि वो अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी दल है उनके नेतृत्व के तौर पर सबसे बड़ा चेहरे के तरह उभरी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी ने की है इसकी जरूर कटु निंदा होनी चाहिए। आरोप भाजपा पे लगते रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रही है, लेकिन इस पूरे चुनाव में अगर आप देखें किस तरह से अल्पसंख्यक जो वोटर्स है उनके मन में भय पैदा करना और जो बहुसंख्यक है उनको किस तरह से ये कहा जाए कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका सामना किया है। ये आने वाले समय में पश्चिम बंगाल जिसका चरित्र नहीं है, तो किसी भी तरह से कम्युनल या जातीय आधार पर बटा हुआ हो, इस तरह से उस समाज को बंटवारा दिखाई दिया हमें। जब वहां जाति की बातें होने लग गई, जब वहां ये कहा जाए कि सांप्रदायिकता की बातें होने लगी, इस तरह हमने एक पार्टी सोसाइटी के तौर पर तो पश्चिम बंगाल को देखा है, लेकिन कभी भी जाति और सांप्रदायिक आधार पर इस तरह से बटा वो नहीं देखा। और ममता बनर्जी के 2 साल के कार्यकाल के बाद ये माना जाना चाहिए कि तीसरे कार्यकाल में ये खाई और बढ़ेगी, सामाजिक वैमनस्य से और बढ़ेगा। और उसकी शुरुआत कल से ही हो गई है, जब इतनी बड़ी जीत के बाद भी इस तरह से घटनाएं सामने आने लगी है। तो ये कहा जाना चाहिए कि बंगाल के लिए अब बहुत ही क्रूशियल टाइम है
परिपक्वता का जरूर उदाहरण देना चाहिए ममता बनर्जी को और विनम्रता के साथ अपनी इस जीत को स्वीकार करना चाहिए फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, इस वक्त ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और साथ ही साथ अब मोदी विरोधी में भी सबसे बड़े चेहरा बनकर वो उभर रही है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो क्या विपक्ष एक राय बना पाएगा अब उनके चेहरे को लेकर? क्योंकि अभी तक ये था कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब लोग मोदी के विकल्प के नाम पर दीदी को देख रहे हैं। आने भी समय बताएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सभी देश के जितने भी दल हैं क्या डिसाइड करते हैं, अभी पहले बोलना वो जल्दी होगा। अभी प्रतीक्षा करते हैं थोड़ी सी और, अभी समय दूर है और जैसा भी होगा आपको बता देंगे। दूसरा, सुमन जी ने भी बात रखी थी कि कोविड के चलते भारतीय जनता पार्टी हारी। मैं तो सुमन जी से कहूंगा कि कोविड के समय चुनाव स्थगित हो सकते थे, क्यों नहीं कराए? ये तो धन्यवाद राहुल गांधी जी का। मोदी जी ने बात मानी, अमित शाह ने बात मानी। जब राहुल गांधी ने बोला कोविड फैल रहा है और चुनाव रैलियां रद्द की जाएं, तो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने राहुल गांधी की बात मानी और अपनी रैलियां रद्द की। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात को माना। ठीक है, हो तो बहुत कुछ सकता था सर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप लोग ही खुद भी कुछ नहीं कर पाए सर। खाली देखिए, ऐसे वक्त में जब हमें पता है कि हमारी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, हमें पता है कि सत्ता में वापसी करने के लिए हमें बहुत चने चबाने पड़ेंगे, ऐसे वक्त में भी खाली सिर्फ सोशल मीडिया पर 2 लाइन लिखने से कुछ नहीं हो जाता सर। ट्विटर की दुनिया से भी बाहर हमें आना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कि कमी कहाँ पर रह गई। आपसे मैं मानूंगा बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, लिहाजा और मैं गेस्ट के पास सवाल नहीं ले पाऊंगी। तो यासी जिलानी जी, संजय सरकार जी और अजय अरोड़ा जी और सुमन जी और साथ ही साथ प्रणब गोस्वामी जी हमारे साथ बने हुए थे, जो हमने समझने की कोशिश की कि आखिर इस जीत के क्या मायने हैं और बीजेपी के लिए हार का कारण क्या रहा है। फिलहाल एक ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।